नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। उड़ान विकास की ऊंचाइयां छूने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी दुनिया में बनाने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने छेड़ी है एक मुहिम ताकि विकास के नए पैमाने गढ़े जा सके। तो क्या है विकास का रोड मैप, कैसे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा और कैसे मिलेगी प्रतिभा को पहचान, कैसे हर शख्स दे सकेगा विकास में योगदान। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजप्रिया हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजकृष्ण शर्मा और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत सिंह। आप दोनों का बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं राजगढ़ शहर के कबीर चौक छातामुड़ा में स्थित राजप्रिया हॉस्पिटल मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नया कीर्तिमान रच रहा है और राजप्रिया हॉस्पिटल की स्थापना 2020 में की गई थी। हॉस्पिटल की शुरुआत से बेहतर इलाज और सुविधाओं के चलते अब राजगढ़ अंचल में लोगों को जिले से बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर राजकृष्ण शर्मा और अनंत कुमार सिंह की अगुवाई में अंचल में सबसे पहले लेजर कोलोप्रोक्टोलॉजी की शुरुआत की गई, जहां एक और लोगों को पथरी के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था, तो वहीं राजप्रिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने के बाद पथरी का इलाज आधुनिक जनरल होल्मियम जैसी बड़ी सुविधाओं के साथ हो रहा है। हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट, लिथोट्रिप्सी, क्रिटिकल केयर, एकॉस्टिक एवं गायनकोलॉजी जैसी बड़ी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। वर्तमान में हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर राजकृष्ण शर्मा जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, जिनका 15 साल का अनुभव है। वो अब तक 18,000 से ज्यादा का लोगों की सर्जरी कर चुके हैं। वहीं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिनके बेहतर इलाज से हॉस्पिटल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इलाज को लेकर लोगों का भरोसा राजप्रिया हॉस्पिटल पर लगातार बढ़ता रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजकृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है और इसकी शुरुआत कैसी रही और इस शहर से कैसी रही और इसी शहर को आपने अपनी कर्मस्थली के रूप में आखिरकार क्यों चुना? मेरा जन्म रायगढ़ में ही हुआ है और मेरी स्कूली शिक्षा भी रायगढ़ में हुई है। मैंने MBBS रायपुर से किया और MS कानपुर से किया है। तो मैंने अपने शहर को ही अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना, क्योंकि यहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं थी। जब मैं रायगढ़ में 2006 में मैंने जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तब रायगढ़ का सबसे बड़ा नर्सिंग में 20 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता था। तो शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने जन्मस्थली को ही चुना और यही प्रयास था कि अच्छे से सुविधा अपने शहर के लोगों को और अपने लोगों को मैं दे पाऊँ। इसलिए मैंने अपने रायगढ़ को अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना बिल्कुल अपने शहर के लोगों को अपना योगदान दे सके, इसी वजह से आपने इस जगह को चुना। लेकिन बात अगर करते हैं डॉक्टर अनंत सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगी सामान्य सर्जरी और ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी में किस तरह से अंतर होता है? क्या कुछ मरीजों के लिए किस तरह से बेहतर होती है ये सर्जरी, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो सामान्य सर्जरी है उसमें आपका जो चीरा होता है थोड़ा बड़ा होता है और उसमें आप स्पोर्ट्स इंजरी जनरली नहीं करते हैं और जितने भी स्पोर्ट्स इंजरी है जनरली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ही की जाती है जी। खून का जो दबाव होता है बहुत कम होता है और पेशेंट की रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है और टाके भी 1 या 2 लगते हैं, उसमें ज्यादा नहीं लगते हैं। इसलिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी स्पोर्ट्स इंजरी में ज्यादा अच्छा है। बाकी रूटीन जो फ्रैक्चर्स है उनको तो ऊपर ही करना पड़ता है। डॉक्टर राजकृष्ण शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए मेडिकल प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती है जिनका सामना अक्सर हम करते हैं, तो आपको किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपको क्यों लगता था कि रायगढ़ जैसा एक छोटा शहर और आप इस स्तर पर मेडिकल सुविधाएं किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते थे? क्या कुछ आपने वो सोच रखी, क्या कुछ आपका ड्रीम था? रायगढ़ एक छोटा शहर था और मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन था। जब मैं शुरू में रायगढ़ में आया तो यहाँ बहुत ही बेसिक छोटी छोटी सर्जरी होती थी। बड़ी सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, एडवांस सर्जरी, कैंसर सर्जरी करने के लिए यहाँ कोई बैकअप नहीं था, ना ही वो जांच की सुविधाएं थी। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे स्टेप बाय में चालू किया। 2009 में मैंने जब पहली बार यहाँ पर लेप्रोस्कोपी हर्निया सर्जरी की थी, जो एडवांस सर्जरी मानी जाती है, और 2010 में मैंने सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपी सर्जरी की थी, तो छत्तीसगढ़ की पहली। उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। कठिनाई बहुत थी, लेकिन एक एक करके हमने सभी चीजों को अचीव किया और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि अपने शहर को बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएं, आधुनिक से आधुनिक इलाज दे पाएं और जो भी हमसे बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करें। हम लगातार अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं और जो भी
बड़े शहरों में इलाज की सुविधा है वो हम अपने शहर में दे रहे हैं और आगे भी ये प्रयास जारी है। बिल्कुल, हर डॉक्टर की यही कोशिश होती है कि वो अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज दे सके। जिसकी कोशिश, जिसकी खोज में वो शहरों तक जाता है, वही अगर उसको अपने शहर में मिल जाए तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी डॉक्टर की होती है। लेकिन डॉक्टर अनंत सिंह, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपका क्या अनुभव रहा? जिस तरह से आपने कहा कि स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं उनमें ज्यादातर आपने ऑपरेशन किए हैं, तो आपका अनुभव किस तरह से रहा और रायगढ़ जैसे शहर में आपका किस तरह का अनुभव रहा? मेरा अनुभव जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है रायगढ़ का। रायगढ़ में हम लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से 500 से ऊपर जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है, लेस देन 1% बोलूंगा। तो रायगढ़ जैसे शहर में जहाँ 500 से ज्यादा रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, छोटा शहर है क्योंकि, तो मेरे को लगता है कि अचीवमेंट वो भी अच्छी है कि ठीक है, रिजल्ट काफी अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे हम लोग को। जी, रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं और आगे भी आप यही कामना करते रहेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये जो प्रैक्टिस चल रही है, आप मरीजों को बेहतर इलाज दे पाएं। डॉक्टर रामकृष्ण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए, आप जब मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस आते हैं जिनसे आपका सामना होता है, खासकर सर्जिकल फील्ड में। ऐसे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो आपको दिमाग में याद रहे, जो लगता है कि हाँ, ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा लेकिन फिर भी आपने इसको कर दिखाया? मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था लेप्रोस्कोपी सर्जरी में एडवांस सर्जरी स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ रायगढ़ में अधिकांश बड़े शहरों में आपके पास कलीग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप मिलकर बड़े केसेस कर सकते हैं। रायगढ़ में हम छोटा शहर था, हमारे पास इसका कोई बैकअप भी नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी अपने यहाँ करी और सिंगल यूजिंग लेप्रोस्कोपी पर सर्जरी करी तो उससे मॉडल बहुत डिस्टर्ब हुआ और वो केस हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि वही जीवन का एक पड़ाव था जहाँ से हमने अब रायगढ़ में मान के चले कि हम रायगढ़ को चर्चा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और ऐसे सर्जरी एडवांस सर्जरी रायगढ़ में भी संभव है। उसके बाद से हमारा विश्वास बढ़ा। जी, डॉक्टर अनंत, देखिए, जिस तरह से आज की जो जनरेशन है, जब हम उस जनरेशन की बात करते हैं तो काफी सारी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिजिकल अपना काम करती रहती थी, फिजिकल उनके कई सारे कहते हैं ऐसे एक्टिविटीज होती थी। लेकिन आज की जो पीढ़ी है उनको काफी तरह की समस्याएं होती है। अगर स्पाइन की समस्याओं की हम बात करते हैं तो आप मरीजों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनको एक्टिव रहना चाहिए, उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी? कि स्पाइन की 90% बीमारियां एक्सरसाइज और डेली व्यायाम से ठीक हो सकती हैं। हाँ, कुछ बीमारियां होती है जो उसको अपन एक्सरसाइज से ठीक नहीं कर सकते, बट अभी मैं नई जो पीढ़ी है उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपना एक्टिव रहें, एटलीस्ट योगा करें। यंग पेशेंट तो जिम जा सकते हैं, पर हाँ, थोड़े से बुजुर्ग हैं 50-45, उनके लिए योगा भी ठीक है, पर कुछ करें, कुछ एक्टिविटी रहनी चाहिए। नहीं रहेगी तो स्पाइनल प्रॉब्लम्स आएंगी और हर पेशेंट सर्जरी लायक नहीं होता है जी। 10%, 5% पेशेंट को सर्जरी चाहिए, बाकी 95% पेशेंट दवा, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं जी। डॉक्टर रामकृष्ण जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, आप योगा करिए, सामान्य तरीके से एक्सरसाइज करते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिनको आप योगा भी अगर नियमित तौर पर कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको खास तरह के इलाज की जरूरत होती है। और कई ऐसे केसेस आपके सामने आते होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया हो, जिन्होंने आपको एक नया लेसन दिया हो। उसमें ऐसे हम लोग कई बार एंडोस्कोपिक स्पाइन करते हैं जिसमें चीरा नहीं लगता है, जैसे डिस्क मान लीजिए, उसके पेशेंट नहीं ठीक हो पा रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया उसने, तो हमें जैसे जिसमें दूरबीन से डिस्क जाके हम निकाल आते हैं। मोटा मोटा 95-90% आराम मिल जाता है पेशेंट को। कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें आराम नहीं मिलता, तो उनके लिए ओपन सर्जरीज की जाती है। पर अभी स्टिल बोलूंगा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी के रिजल्ट काफी अच्छे मिल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग ज्यादा नहीं, 50-60 की होंगे, पर अच्छे मिल रहे हैं। डॉक्टर राजकृष्ण जी, जब एक मरीज आता है काफी उम्मीदों के साथ एक डॉक्टर के पास आता है, और ये अक्सर कहा जाता है कि आप जितनी छोटी छोटी बातें हैं वो अक्सर अपने डॉक्टरों को खुल के बताइए, ताकि वो आपकी जो समस्याएं हैं उनको जान सके और बेहतर इलाज आपको दे सके। जब आप एक बेहतर इलाज अपने मरीजों को देते हैं, उसके बाद वो धन्यवाद किस तरह से बोलता है? क्या कुछ उनके चेहरे पर वो मुस्कान आपके लिए होती है? मरीज हमेशा धन्यवाद करता है और जो भी पीड़ा के साथ आता है, जब पीड़ा खत्म होती है उसके बाद वो आभारी होता है। कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं और एक जो घटनाएं हैं जो याद आती है, एक यहाँ जज थे उनकी हमने छोटी सर्जरी करी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अपेक्षित किया। ये 10 साल पुरानी घटना है, लेकिन वो घटना मेरे लिए बहुत मॉरल बुस्टर का काम करती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने 4-5 लोगों से पूछा था, सबने आपका नाम लिया, तो मेरे को लगा कोई बड़ा सर्जन होगा 60-70 साल का, लेकिन आप तो एकदम यंग है। वो ये एक अप्रिशिएशन वर्ड जो था वो आप तक याद है, और यही छोटी छोटी घटनाएं होती है, यही सब छोटी बातें होती है जो जीवन बचाती है।
जी डॉक्टर राजकृष्ण जी, जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी होगी, जब आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी होगी, कई सारी समस्याएं आती हैं, कई सारी चुनौतियां होती, सीमित साधनों से आपने अपने जीवन की शुरुआत करी होगी और वहां से इतना बड़ा सफर तय किया आपने। कितने कितने लोगों को आप शुक्रिया करना चाहेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, कितने लोगों को आप आभारी मानते हैं और किस किस तरह से आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी सारे खर्चे उठाए। उसके बाद मैं अपने दोस्तों को, सभी नियर एंड डियर को, जिन्होंने पूरे जीवन में मेरा साथ दिया, और एक छोटे से शहर में, एक छोटे घर से, एक छोटी क्लिनिक से मैंने शुरुआत करके आज 15 सालों में अगर हम 100 बेड के अस्पताल तक अगर हम पहुंचे हैं, तो उसमें सबका आभार है। सबसे लास्ट में आभार मैं अपनी वाइफ प्रियंका शर्मा को देना चाहूंगा, जो जीवन भर शादी के बाद से ब्लाइंडली मेरे साथ खड़ी रही, ब्लाइंडली मेरा उन्होंने सपोर्ट किया है, और वो सपना जो मैंने रायगढ़ आपके आने के बाद देखा था, वो मैं अचीव करता हूँ। बिल्कुल, एक सपने को हासिल करने में काफी सारे लोगों की मेहनत लगती है। जिस तरह से डॉक्टर राजकृष्ण ने कहा कि उनके पेरेंट्स का है, उनकी वाइफ का है, उनके दोस्तों का है, तमाम लोगों की मेहनत लगती है एक सपने को पूरा करने के लिए। डॉक्टर अनंत सिंह, देखिए जिस तरह से सिचुएशन आज की डेट में है, हम बात करें कोरोना काल की, काफी सारे लोगों ने बीते 1-2 साल जो गुजरे हैं वो उन्होंने घर के अंदर गुजारे हैं, और उसके बाद कई सारी चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं, कई सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो उन परेशानियों से किस तरह से जूझना है? परेशानी तो सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत रहती है, और मैं बोलूंगा थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम करने के लिए रेगुलर योगा करते हैं, और अपने रिलेटिव से एटलीस्ट बात करें, कोई परेशानी हो तो उनसे बात करें। दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब हेल्प करने तैयार रहते हैं। तो कोई भी चीज अंदर ही अंदर जिसको खा ना जाए, इससे अच्छा है कि लोगों से बात करें, अपना रेगुलर व्यायाम करें, मूड एलिवेट रखें। और कुछ ऐसी परेशानी जो नहीं बात कर पाने, उसके लिए हम लोग हमेशा बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं उसके लिए। जी, जिस परेशानी को आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं कर सकते, उसके लिए डॉक्टर्स आपके पास हमेशा उपलब्ध हैं। आप उनके पास जाइए, अपनी परेशानियों को उनके सामने रखिए। डॉक्टर राजकृष्ण जी, अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो किस प्रकार की सर्जरी आप उपलब्ध करवाते हैं? ऐसी कौन कौन सी नई सर्जरी हैं जो आपके यहाँ पर होती है, और ऐसी कौन कौन सी सर्जरी है जो आपने रायगढ़ जैसे शहर में सबसे पहले उनकी शुरुआत की हो? हमारे यहाँ अभी लीवर सर्जरी में यूरोलॉजी का पूरा डिवीजन, लीवर हॉल्मियन लीवर हमारे पास है। रायगढ़ की पहली हॉल्मियन लीवर सर्जरी हमारे पास। इसके साथ ही प्रोक्टोलॉजी के लिए लीवर सुविधा उपलब्ध है, वो भी रायगढ़ की पहली है। हम लोग सिंगल इंजन लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी करते हैं, एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी हमारे यहाँ होती है। आर्थोस्कोपी सर्जरी डॉक्टर अनंत और स्पाइन सर्जरी डॉक्टर अनंत करते हैं। ये सब रायगढ़ में सिर्फ हमारे यहाँ होता है, फुल टाइम डॉक्टर अवेलेबल है इसकी। और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि हम और नई सुविधाएं लेके आए, और ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो आज रायगढ़ में संभव नहीं हो पा रही है, सब रायगढ़ में लाने का प्रयास करें। मेरा मेन प्रयास कैंसर सर्जरी की तरफ है। मेरा अगला प्रयास रहेगा कि अगले 2 साल के अंदर अंदर रायगढ़ में कैंसर सर्जिकल सेटअप की स्थापना करें। जी, आपका जिस तरह का प्रयास है कि एक कैंसर को लेकर के किस तरह से उसका सेटअप किया जाए, किस तरह से जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनको उसकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, कितनी ज्यादा अलग होती हैं टेक्निक्स? अगर एक शहर की बात करते हैं, चाहे हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें और रायगढ़ जैसे, कितनी ज्यादा वहां पर चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं? छोटे शहर में सबसे ज्यादा समस्या आती है मानव संसाधन की, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ और एक्सपर्टीज जिस तरह की चाहिए होती है एडवांस सर्जरी के लिए या एडवांस कैंसर जैसी चीजों के लिए, वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है। बड़े शहरों में ये सब चीज आने से उपलब्ध होती है, तो छोटे शहर में ये सब चालू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम ये उपलब्ध करा पाए। जी, डॉक्टर राजकृष्ण जी, मरीज के लिए सबसे बड़ा होता है अपने डॉक्टर पर भरोसा करना, और उस भरोसे को जीतने के लिए कितनी मेहनत एक डॉक्टर को लगती है, क्योंकि आपने जब से अपने करियर की शुरुआत की होती है, हर एक तरह का मरीज आपके सामने आता होगा, वो आप पर भरोसा करता होगा, नहीं करता होगा, तो कितनी मेहनत की जरूरत होती है उस भरोसे को जीतने के लिए? हर डॉक्टर अपना 100% लगाता है, मरीज को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। मेडिकल लाइन में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर आउटकम डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। कई ऐसी बीमारियां होती है जिसमें मरीज बहुत लेट करके हॉस्पिटल पहुंचता है, बहुत लेट करके जाता है, लेट करके हॉस्पिटल पहुंचता है, तो इसलिए रिजल्ट डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपना प्रयास करता है अभी। लेकिन अभी मेडिकल की जितनी पद्धतियां आ गई हैं, जितना सुधार हुआ है, रिजल्ट में काफी सुधार हुआ है। कोरोना के समय ही आप देखेंगे तो कोरोना के समय में जिस तरह से आज कुछ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसके कारण कोरोना में काफी हद तक मॉर्टेलिटी को रोक पाए। यही सब आधुनिक चिकित्सा का फायदा है, और मरीजों का विश्वास जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और हर डॉक्टर
घंटा 100% अपना लगाता है, मरीजों को देखता है। बिल्कुल, डॉक्टर अपना 100% देता है ताकि वो अपने मरीजों का भरोसा जीत सके। डॉक्टर अनंत जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए कोरोना काल में मरीजों को ऐसी क्या कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स आप देना चाहेंगे जनता को ताकि वो उन टिप्स को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बना सके? कोरोना काल में मैं सुन रहा हूँ, आपने जो भी पेशेंट्स है या जो भी आम जनता, उनसे ये बोलूंगा कि अपना नियमित व्यायाम करें, थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन लेते रहें और स्ट्रेस को जितना हो सके कम रखें, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर में रहता है स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से जब भी होगा हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो सबसे बड़ा चीज स्ट्रेस कम कर रखें, रेगुलर व्यायाम करें, थोड़े बहुत मल्टीविटामिन, काफी है, कोरोना के लिए इतना लड़ लेंगे। जी, कोरोना से लड़ ले, बाकी जिस तरह की सलाहें डॉक्टर अनंत ने दी है वो जरूर फॉलो करें। डॉक्टर राजकृष्ण जी, जब हम बात शहरों की करते हैं, कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने भी आते होंगे जब आपको लगता होगा कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन्हें आप कैसे डील करते हैं? उनके साथ आप किस तरह से अपना एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से मजबूती उस पेशेंट को देते हैं, उस पेशेंट के परिवार वालों को देते हैं? कॉम्प्लिकेटेड केस में हमारा प्रयास रहता है कि पूरा आउटकम हम पेशेंट और उसके परिवार को पहले समझा दें। इलाज के कॉम्प्लिकेशन, इलाज हम किस तरह का दे पाएंगे, उसमें कितने % चांस है रिकवरी के या बाद, वो सारे हम पेशेंट को बताने की कोशिश करते हैं। वो अगर हमको लगता है कि ये एक्सपर्टीज हमारे शहर में उपलब्ध है, क्योंकि रायगढ़ छोटा शहर है और यहाँ स्थिति की कमी है और भी जांचों की कमी है, वो सब ध्यान में रख के हम फैसला करते हैं कि ये रायगढ़ में करने के लायक है कि नहीं है। और मरीजों को भी समझाया जाता है कि कितना प्रतिशत चांस है, कितना प्रतिशत रिजल्ट इसका है, आगे मरीज फैसला करते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेटेड केस में हमारा प्रयास रहता है कि सारी की सारी स्थितियां मरीज और उसके परिवार के सामने हम ओपन करते हैं। एक मरीज का भरोसा जीतना तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन आपके लिए जो जूनियर्स आते होंगे उनका भरोसा किस तरह से जीतते हैं? उनको आप किस तरह से ट्रेन करते हैं? उनको आप किस तरह से उस काबिल बनाते हैं ताकि आगे जाकर के वो उसी तरह के ऑपरेशंस कर सके जिस तरह से ऑपरेशंस आप लोग करते हैं? किस तरह से उनको आप ट्रेनिंग देते हैं और कितनी मेहनत लगती है उसमें? हमारे यहाँ जो भी जूनियर आते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं या साथ में काम करते हैं, उनको हम पूरी तरह से यही सिखाते हैं कि मेहनत बहुत जरूरी है, लगातार सर्जरी के लाइन में लगातार प्रैक्टिस जरूरी है, लगातार पढ़ाई जरूरी है, लगातार नए नए केसेस का अनुभव जरूरी है। तो उनको हम यही सिखाते हैं हमेशा कि आप हमेशा अपने सीनियर के साथ रहिए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस अगर होते हैं उनके साथ जाके वो कॉम्प्लिकेटेड केस देखिए, सीखिए। हमारे यहाँ भी रायपुर से डॉक्टर संदीप दवे और बड़े बड़े और दूसरे सर्जन भी आते हैं जिनके साथ मिलकर हम ऑपरेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं और हमको भी और आपस में अनुभव हम शेयर करते हैं। हम आज इस उम्र में 15 साल बाद भी हम सीख रहे हैं और अपने जूनियरों को भी यही बोलते हैं कि उनको भी सीखना चाहिए, और वो आते हैं और हमारे साथ अनुभव शेयर करते हैं और हमेशा डॉक्टर का ये प्रयास करता है कि वो आगे से अच्छे से अच्छा अपना अनुभव देते हैं। जी, डॉक्टर अनंत सिंह, देखिए आज का जो माहौल है उसमें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फिजिकल एक्टिविटीज करना, लेकिन हमने 2 सालों में देखा कि लॉकडाउन लगा, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई तो काफी ज्यादा बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते, जो कि बेहद जरूरी होता है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, और कहीं ना कहीं वो एक मेंटल स्ट्रेस उनमें पैदा कर देता है उन बच्चों में। तो कितना ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ताकि जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो बेहतर तरीके से हो पाए? बहुत जरूरी है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स देखने जाते हैं, जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी। बाहर नहीं गए तो हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलती थी, तो कई बच्चे आते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, उन्हें विटामिन डी डिफिशियंसी मिलने लग रही है, कैल्शियम डिफिशियंसी मिलने लग रही है। तो मेरा सुझाव है, अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पेरेंट्स अगर नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट विटामिन डी सप्लीमेंट उनको दे दें, कैल्शियम दें, और घर में पेरेंट्स जितना हो सके बच्चों को साथ कंप्यूटर से दूर रखे, जो फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम उनसे उन्हें इन्वॉल्व करें, उनसे उनका जो फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है सब बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कि उनको एक लैपटॉप दे दिया उसमें वो खेल रहे हैं, वो मैं बिल्कुल अवाउंट नहीं। जी, डॉक्टर राजकृष्ण जी, जिस तरह से आपने इस बात की जानकारी दी थी कि आप कैंसर को लेकर के एक ऐसी सुविधाओं का सेटअप करना चाहते हैं ताकि जो मरीज बड़े बड़े शहरों में जाते हैं उनको आसानी से वो सुविधा आप कहते हैं अपने ही शहर में दे पाएं, तो उसमें कितना ज्यादा वक्त लगेगा, कितना ज्यादा टाइम लगेगा ताकि वो जो मरीज होते हैं जो अक्सर उन्हें रेफर किया जाता है उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की नौबत आने वाले दिनों में ना देखने को मिले? समय लगेगा। अभी बेसिक जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ करते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हम यहाँ देते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी की सुविधा रायगढ़ में जिनको बाहर जाना पड़ता है, तो वैसे केसेस जिसको रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं है वो सब कैंसर ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। बाकी जो बड़ा ऑपरेशन, बड़ा हॉस्पिटल या जो कैंसर सेंटर की स्थापना हम सोच रहे हैं उसमें लगभग हमारा हिसाब से 2 से 3 साल तक लगने चाहिए, क्योंकि रेडियोथेरेपी की जो मशीन है वो काफी कॉस्टली होती है और उसके लिए काफी निकालने की जरूरत है।
तो हम उस लाइन में जा रहे हैं आगे, और अपने सीनियरों से और अपने सर्किटों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जब काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं मरीज, उनके परिवार वाले, तो उन्हें आप किस तरह से डील करते हैं, उन्हें किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं, किस तरह से उन्हें इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि हम खड़े हैं, हम आपकी सुविधा के लिए हैं, हम आपको बेहतर इलाज देंगे, उनको किस तरह से आप डील करते हैं? मरीज जब भी आता है या उसके परिवार वाले आते हैं, वो उनकी भावनाएं जो है थोड़ी खुली हुई रहती है, क्योंकि उनका मरीज सीरियस होता है, जैसी बात है। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो या मरीज के रिश्तेदार पैनिक होते हैं, तो हम शांति से उनके साथ डील करते हैं। सारी आउटकम और जो जो घटनाएं हुई हैं या जो जो आउटकम हो सकते हैं हम उसके बारे में बताते हैं, और शांत ढंग से चीज़ों को ठीक किया जाता है। और हम जानते हैं कि मरीज और उसके जो परिजन हैं उनकी भावनाएं अभी सही नहीं है और वो खुद ही इमोशनल है अभी, तो हम अपनी तरफ से उचित ढंग से उनसे बात करते हैं और सभी को शांत ढंग से ही चीज़ों को समझाने के लिए। जी, आप इमोशंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स अपने इमोशंस को काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं एक ऑपरेशन के दौरान, किसी मरीज के साथ डील करने के दौरान, लेकिन उन इमोशंस को कंट्रोल करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो सर्जरी करने जा रहे हैं कहीं वो इमोशंस इतने ज्यादा हावी ना हो जाए कि उसका नुकसान देखने को मिले, या फिर कहीं ना कहीं आपको वो इमोशंस कमजोर ना करते हैं? एक सर्जन की जो लाइफ होती है वो चुनौतीपूर्ण होती है। इसी की शिक्षा और इसका प्रैक्टिस हमको अपने मेडिकल कॉलेज में कराई जाती है। मेडिकल कॉलेज में जब हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड ड्यूटी करते हैं, 1-2 घंटा काम करते हैं, लगातार नई नई सर्जरी देखते हैं और सर्जरी की एस्टेब्लिश करते हैं हम, तो उससे काफी ज्यादा वो भावनात्मक रूप से सर्जन मजबूत हो जाता है और वो इस तरह की भावनाओं का कम से कम सर्जरी में प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो थोड़ी देर के लिए हम भी हमारी भावनाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो हमारी प्रैक्टिस है वो काम आती है, हमारा नॉलेज काम आता है और हम उसकी तकलीफ कर लेते हैं। बिल्कुल, एंड में नॉलेज और प्रैक्टिस लगातार ही काम देती है और हमेशा वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो वही काम आती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा है। डॉक्टर अनंत सिंह, आपसे मेरा ये सवाल है कि आर्थ्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है उसमें जो अक्सर केसेस निकल के आते हैं वो क्या क्रिटिकल ही होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपने वो सर्जरी कर दी और आसानी से जो मरीज होता है वो ठीक हो जाए? नहीं, क्रिटिकल नहीं होते। बेसिकली सब जितने मैक्सिमम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कोल्ड सर्जरी है, मतलब हम लोग को इमरजेंसी नहीं है, तो हम आराम से उसको प्लान करते हैं, पेशेंट को पूरी कन्विंस कर देते हैं कि भाई इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जनरली नहीं होते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन, बट मेरा काम है इसको बताना पेशेंट को। तो हम लोग इसको रूटीन सर्जरी ऐसे इलेक्टिव प्लान करते हैं, कभी इमरजेंसी में नहीं लेते, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो डॉक्टर राजकृष्ण शर्मा जी और डॉक्टर अनंत सिंह जी, आपने हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी, उनके साथ वो तमाम बातें बताई हैं जो एक मरीज के लिए जाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो एक आम जनता के लिए जाना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन नमस्कार।